नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक पाठ करने जा रहे हैं। बहुत दिनों से कविताएं चल रही थी। आज हमारा पाठ है डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना एक संस्मरण है। आप सब लोग कभी कष्ट में होते हैं, परेशानी में, या नॉर्मल डेज में भी डायरी राइटिंग हम सभी करते हैं। तो सीताराम शेख सरिया जी जो थे, उन्होंने अपनी डायरी लिखी। उस डायरी का एक पृष्ठ एक घटना का यहाँ पर वर्णन किया है। अब हम मूल बात अपने पाठ पर आ जाते हैं। लिखा गया साधारण भाषा में और कई बार स्टूडेंट्स को इसे समझने में दिक्कत होती है। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे और उस आज़ादी को पाने के लिए हमने कई संग्राम लड़े। कई बार हमने अपने आप को पूर्ण आज़ाद घोषित किया। ऐसा ही 26 जनवरी 1930 में पूरे भारत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और भारत के क्रांतिकारियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके झंडारोहण की कोशिश की। उस समय कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कलकत्ता के लोग उसमें ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए थे। तो उन्हें लगा कि उनके माथे पे एक कलंक लगा हुआ है। कलंक माने एक दाग लगा हुआ है, और उस दाग को धोने के लिए उन्होंने कहा कि चलो इस साल जब 26 जनवरी 1931 का दिन होगा, 1930 में आज़ाद घोषित करके हमने अपने आप को आज़ाद घोषित किया था, पर 26 जनवरी 1931 के दिन उन्होंने कहा इस दिन की हम एनिवर्सरी, वार्षिक दिन मनाते हैं। और कलकत्ता वासियों ने निर्णय किया कि इस दिन वह पूरा अपना योगदान देंगे और जो पिछले साल वो नहीं कर पाए उस प्रयास को पूरा करेंगे। अब देखिए, अब इस पाठ को 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला भाग है कि 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था, इस दिन को मनाने के लिए क्या क्या तैयारी की गई थी, दोनों ओर से, पुलिस की ओर से भी और क्रांतिकारियों की ओर से भी। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन लोगों ने किन किन लोगों ने इस दिन को महत्वपूर्ण बनाने में क्या योगदान दिया था, उसको देखेंगे। फिर सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा था, उसके बारे में जाएंगे। और फिर एक महत्वपूर्ण चीज़ कि स्त्री समाज का इसमें क्या योगदान रहा था। ठीक है। अब 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन भारत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, भारत के क्रांतिकारियों ने। और उस दिन को मनाने के लिए कलकत्ता वासी उतना योगदान नहीं दे पाए थे, इसलिए 26 जनवरी 1931 को मनाने के लिए धूमधाम से तैयारियां की गई। अब उन्होंने क्या तैयारी की गई थी, उन्होंने प्रचार में, उस समय के हिसाब से लीजिएगा, प्रचार में 2000 रुपये तक का तो उन्होंने वैसे ही खर्च कर लिया था केवल प्रचार में। और उस समय 2000 रुपये अपने आप में बहुत बड़ी कीमत होते थे। और क्या तैयारी की थी, सभी कार्यकर्ताओं ने जाकर घर घर लोगों को इस दिन के महत्व के बारे में बताया गया था। सभी जगह तिरंगा झंडा फहराया गया और सबने अपने मकानों में सजाया, गली मोहल्लों को सजाया गया कि हम आज़ाद हो गए। जैसे आप जानते त्योहारों में सजाया जाता है, उस तरह का उन्होंने निर्णय किया था। बड़े बाजार को सजाया गया, मकानों में झंडे थे और हर किसी में एक उत्साह था और एक नवीनता थी। नवीनता माने एक नयापन अपने आप में चल था, सब में जोश था। हाउस द जोश बोलते हैं ना, तो उस दिन सबका जोश जो था बहुत हाई लेवल पर था कि हमें तो ये 26 जनवरी 1931 का दिन यादगार बनाना है। ये क्रांतिकारियों की तरफ से था। क्रांतिकारियों ने क्या कहा था कि हम 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे इकट्ठा होंगे शाम के समय, और यहाँ मॉन्यूमेंट पर हम अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। प्रतिज्ञा माने ओथ पढ़ेंगे। जब आप लीडर बनते हैं, आप कोई प्रतिज्ञा पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे प्रीफेक्ट बनते होंगे, कभी आप मॉनिटर बनते हैं तो प्रतिज्ञा पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे प्रतिज्ञा पढ़ने का निर्णय लिया था कि हाँ, मैं इस दिन के लिए ये प्रतिज्ञा पढ़ता हूँ कि मैं देश की रक्षा करूँगा। ये क्रांतिकारियों की तैयारी थी। अब आप समझ सकते हैं पुलिस वालों की क्या तैयारी होगी कि
जितने भी देशभक्त हैं उनके इस प्लान को, इस योजना को हम सफल ना होने दें। इसके लिए क्या किया जा सकता है, बताइए क्या होगा? आजकल की न्यूज़ के हिसाब से कहेंगे तो चाक चौबंद प्रबंध किए गए। चाक चौबंद प्रबंध माने कि कहीं पर भी कोई भीड़ इकट्ठी ना हो सके। लारियां चल रही थी, लारियां माने पुलिस की गाड़ियां चल रही थी, कॉन्वे जिसे कहा जाता है, वो चल रही थी, और घुड़सवार चल रहे थे पुलिस के, कि यहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो। कहीं पे भी वो भीड़ इकट्ठी नहीं होने दे रहे थे। और पूरी चीज़ को कौन देख रहा था? पुलिस कमिश्नर खुद चेक कर रहे थे कि सब कुछ स्मूथली चला जाए, ये दिन कोई बिना कोई भी झंडारोहण ना हो, कुछ ना हो, वो सारा करके चल रहा था। अब पुलिस कमिश्नर ने तो एक आदेश पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी हुआ, और एक हमारे लोगों ने, हमारे देशभक्त ने, जिन्हें हम कहते हैं हमारे काउंसिल के लोगों ने किया हुआ था, देशभक्तों ने। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देशभक्तों ने क्या कहा होगा। उन्होंने कहा कि हर सच्चे देशभक्त को 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे आना है, और हम ये ध्वजा फहराएंगे और साथ में हम प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। और पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा कि 4:24 क्या किसी भी समय कोई भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाएगा, लोग इकट्ठे नहीं होंगे, और अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति इसमें शामिल हुआ तो उसके खिलाफ अमुक यानी किसी भी लॉ के अगेंस्ट, किसी भी धारा को लेकर उसके ऊपर मुकदमा कर लिया जाएगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको दोषी माना जाएगा। तो इस तरह से क्रांतिकारियों ने सरकार को एक ओपन चैलेंज दिया था कि तुम हमें रोक के दिखाओ, और सरकार ने कहा हम तुम्हें रोकेंगे। तो ये उनका आपस में एक ओपन चैलेंज या एक खुली लड़ाई थी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि निराला क्यों था ये दिन? क्योंकि आज हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते थे, और कलकत्ता के आंचल में जो दाग लगा, माथे पे दाग लगा था, उस दाग को मिटाना था और अपना योगदान साबित करना था, देशभक्ति दिखानी थी। क्या करना था? प्रतिज्ञा पढ़नी थी और ध्वजारोहण कहाँ? मॉन्यूमेंट के नीचे। किस समय? 4:24 के नीचे। पुलिस कमिश्नर और पुलिस को उन्होंने एक ओपन चैलेंज, एक खुली लड़ाई थी पुलिस और देशभक्तों के बीच। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? सुबह से पुलिस वाले गश्त लगा रहे थे। गश्त माने राउंड्स ले रहे थे कि देखें सब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। कैसा तो नहीं कि हमें 4:24 बताया और वहाँ 2 बजे ही कर ले या 6 बजे ही कर लें। तो सुबह से पुलिस अलर्ट थी, वो चक्कर लगा रही थी। अब क्या हुआ? श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के अविनाश बाबू ने झंडा फहराया, झंडा गाड़ दिया उन्होंने, या कि यहाँ पे तो हम करेंगे ही करेंगे। तो उन्होंने झंडा पहले सब मेन कौन सा था? मॉन्यूमेंट था, पर उन्होंने श्रद्धानंद पार्क में पहले एक सिंबॉलिक झंडा लगाया कि हाँ हम यहाँ पे झंडा गाड़ रहे हैं। अब जैसे ही अविनाश बाबू ने झंडा वहाँ पे गाड़ा, पुलिस आई और अविनाश बाबू को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ अविनाश बाबू ने ये काम श्रद्धानंद पार्क में किया, और वहाँ दूसरी जगह तारा सुंदरी पार्क में बड़े बाजार की जो कांग्रेस कमेटी थे उसके अध्यक्ष जो थे हरिश्चंद्र जी, उन्होंने, हरिश्चंद्र सिंह ने तारा सुंदरी पार्क में अपना झंडा फहराना चाहा, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस और उनके लोगों के, देशभक्तों के बीच में लड़ाई हुई जिसमें 24 आदमियों के सर फूट गए। अब ये सारे 2 जगह ये घटना हो रही थी, और छुटपुट घटनाएं जगह जगह हो रही थी। अब पूर्णोदास एक थे और एक पुरुषोत्तम जी थे, और भी लोग थे। उन लोगों ने कोशिश क्या करते थे? वो लोग अलग अलग जगह पर जाकर फ़ोटो खींचे, ताकि अंग्रेज़ अगर कहें कि हमने ऐसे हमने कुछ भी नहीं किया था, इन लोगों ने किया, तो वो भी क्रांतिकारियों को दिखा सकें कि नहीं, तुम्हारा प्रयास असफल नहीं था। देशभक्तों, आपको पता है आज़ादी के उस दौर पे भारतीय देशभक्त भी छुप कर अपने समाचार पत्र निकाला करते थे। ठीक है, अब पूर्णोदास पर क्या था? सुभाष बाबू के जुलूस का भी पूरा भार उन्हीं के ऊपर था।
और पूर्णोदास को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, वो फोटोग्राफी कर रहे थे, पुरुषोत्तम दास फोटोग्राफी कर रहे थे, तो उन दोनों को तस्वीरें निकाल रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एक प्रश्न आता है कि सुभाष बाबू के जुलूस का अधिकार का भार किस पे था? पूर्णोदास पर था। अब उसके बाद क्या हुआ, सुभाष बाबू ने तो कहा कि भाई मुझे तो जाना है 4:24 पे, तो वो चौरंगी की तरफ बढ़ने लगे। चौरंगी कलकत्ता की एक जगह का नाम है। वहाँ पर उन्होंने 4:10 पर चलना शुरू किया। जब उन्होंने चलना शुरू किया तो उन्हें रोकने के बहुत सारे प्रयास किए गए, उन्हें रोका गया कि नहीं, आप नहीं जा सकते। ज्योतिर्मय गांगुली थे, उन्होंने कहा नहीं सुभाष बाबू आप मत जाइए, रुकिए रुकिए, हम दूसरे रास्ते। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा, मुझे चौरंगी में जाना ही जाना है। और सुभाष चंद्र बोस के साथ लोगों का पूरा पूरा जुलूस चलने लगा। वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाई, उन्हें रोक ही नहीं पाई। उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। आपको पता है देशभक्तों का जुनून, तो डंडे बरसाए गए। उन्होंने कहा ठीक है तुम करते रहो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो लोग आगे बढ़ते गए और इन लाठी चलाने, डंडों की मार के कारण एक क्षितिज चटर्जी थे जिनके सर पर चोट लग गई। सारे लोग वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। और फिर क्या हुआ, उनमें से सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उन्हें लॉरी में बिठाया, आगे ले जाने लगे। पर स्त्रियों की जो भूमिका थी वो ज़ोरदार थी। स्त्रियां जो थी वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। जब सुभाष बाबू वाला मैं आपको पूरा कर लूँ कि सुभाष बाबू का जब के साथ वो औरतें आगे बढ़ती गई, ठीक है तुम लॉरी में चल रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ साथ लॉरी में चल आगे बढ़ते जाएंगे, घेर लिया। तो इस तरह का वहाँ पे उस समय जुलूस निकला था। स्त्रियों की क्या भूमिका थी, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। अब मैं शुरू से बताती हूँ। सबसे पहले क्या किया, जो गुजराती सेविका संघ की ओर से उन्होंने एक जुलूस निकाला और उन लोगों को बताया कि इस झंडू उत्सव का, गुजराती सेविका संघ की जो लड़कियां वहाँ पढ़ती थीं, उन्होंने लोगों को बताया कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, इस झंडोत्सव, झंडे का जो हम उत्सव मना रहे हैं उसकी क्या ज़रूरत है। और इस जब वे बता रही थी और उन्हें झंडारोहण करने के बारे में बताया, जैसे फ्लैग डे में आप एक फ्लैग लगाते ना, तो वैसे ये फ्लैग डे मन रहा था। तो उस समय कुछ लड़कियों को गिरफ्तार भी कर लिया। फिर 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की 3 महिलाएं, जानकी देवी, मदालसा बजाज, और मदालसा भी थी और एक मदालसा बजाज और नारायण भी थी, वो भी आगे बढ़ती गई। ठीक है, जब वो जा रही थी तो उन्होंने भी झंडोत्सव मनाया एक पार्क में, सिंबॉलिक जगह। उन्होंने अपना मारवाड़ी बालिका विद्यालय में ही उन्होंने एक सिंबॉलिक झंडोत्सव मनाया। अब हम आते हैं सुभाष चंद्र बोस वाले में। स्त्रियां जो, जब उनको ले जाया जा रहा था और क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया था, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले जा रहे हैं। कुछ उनके साथ लॉरी के साथ साथ चलती रहीं, कुछ स्त्रियां जो थी वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। उन्होंने कहा हम तो यहाँ से नहीं हट रहे जब तक हम झंडा नहीं फहराएंगे, प्रतिज्ञा नहीं पढ़ेंगे। और कुछ उनको डाइवर्ट करके पुलिस वाले लाल बाजार से जेल, चौरंगी से आगे बढ़े, मॉन्यूमेंट से आगे बढ़ने लगे। तो कुछ स्त्रियों ने तब तक मॉन्यूमेंट के नीचे इकट्ठी हुई, झंडा फहराया, प्रतिज्ञा पढ़ी। ये उनका महत्वपूर्ण योगदान था। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया था, और जब वो उनको पकड़ा, जुलूस बना के औरतें भी उनके साथ चलती रही। फिर एक जगह आई धर्मतल्ले के मोड़ पर उन पर इतनी ज़्यादा लाठियाँ बरसाई गई कि पूरा जुलूस बिखर गया। अब 50-60 लोगों को पकड़ कर ले गए, लाल बाजार तक ले गए। और एक टोली जो थी 50-60 लोगों की, उसकी टोली का नेतृत्व कौन कर रही थी, विमल प्रतिभा नाम की एक महिला कर रही थी। वो महिला उस जुलूस को आगे ले जाने लगी तो उनको पकड़ लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया।
और इस तरह से उस दिन अगर 200 आदमी पकड़े गए तो 105 औरतों को भी लॉकअप में रखा गया। और ये एक बहुत बड़ी संख्या थी। आज तक कभी किसी भी आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में औरतें शामिल नहीं हुई थी। तो स्त्रियों ने उस दिन पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था और प्रतिज्ञा को पूरा करने का काम किया था, झंडोत्सव की पूरी जानकारी दी थी। तो इस आंदोलन का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। अब आपके सामने आ जाते हैं प्रश्न। पूरा मैं यहाँ पे आपको कहानी का डिटेल में आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। स्त्री समाज की क्या भूमिका थी, महत्वपूर्ण प्रश्न। उस दिन की तैयारी कैसे की गई थी, महत्वपूर्ण प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहे थे, वो भी एक महत्वपूर्ण है। फिर देखिए एक छोटा सा फैक्ट, अविनाश बाबू ने कहाँ पर झंडारोहण किया था, हरीशचंद्र ने कहाँ पे किया था, और फिर पूर्णो दास का क्या रोल था, पुरुषोत्तम दास का क्या रोल था। ये अपने आप में छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगर आप वीडियो सुनेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। एक चीज़ और कि डॉक्टर दास गुप्ता थे। डॉक्टर दास गुप्ता लोगों का इलाज भी कर रहे थे, घायलों की तस्वीरें भी ले रहे थे। अब वो ऐसा क्यों कर रहे थे? अब उसका सीधा सा कारण है, ये फ़ोटो लेने का जो भी काम था कोई दिखावा नहीं, भारतीय जनता के सामने एक सही तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए वह यह तस्वीरें ले रहे थे। ठीक है, अब आपको ये पाठ समझ आ गया होगा और कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो, ईमेल आईडी के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट करिए। कहीं किसी भी तरह की आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। फिर मैं उसका 1-to-1 बेसिस में उसके डाउट्स क्लियर कर लूँगी। धन्यवाद।